तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चेंजेस के बारे में। आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते होंगे कि आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आपने वाटर को फ्रिज के अंदर रख दिया तो कुछ ही देर के अंदर वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फ्रीजर के अंदर। आप बाहर निकालेंगे उस आइस को, थोड़ी देर के लिए बाहर रख देंगे उस आइस को, तो वो मेल्ट होकर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस टाइप के चेंजेस हमें बहुत सारे देखने को मिलते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा गया है, मतलब दो टाइप के चेंजेस हमें पढ़ने हैं अभी। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो वाले चेंजेस होते हैं जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं आप? या तो किसी चीज की शेप चेंज हो रही है, या फिर किसी चीज का साइज चेंज हो रहा है, या उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें से कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है तो क्या होगा? वो हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि ये सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, मतलब जो बर्फ पिघल रही है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो व्हाट इज दैट? बताना है आपको, फटाफट बताओ कि क्या होता है वो। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसा मैंने आपको अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा मैंने आपको बताया कि शेप के अंदर चेंज आए, साइज के अंदर चेंज आए, कलर के अंदर चेंज आए, या फिर स्टेट ऑफ सब्सटेंस के अंदर चेंज आए, वो वाला हमारा सिंपली फिजिकल चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज होता है जनरली रिवर्सेबल होता है। मतलब बच्चे इस सेंटेंस को पढ़कर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिवर्सेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है। बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमेशा ही फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है। अब ये रिवर्सेबल कैसे होता है फिजिकल चेंज, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने जो आइस ली, फ्रिज से निकाली, बाहर रखी थोड़ी देर टेबल के ऊपर, देखा वो आइस क्या होना स्टार्ट हो गई? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और पूरा पानी के अंदर बदल गई। अब आपने उस पानी को दोबारा मतलब जो ट्रे होती है आइस वाली, उसके अंदर डाला और फिर दोबारा फ्रीजर के अंदर रख दिया कुछ देर के लिए। तो क्या वो जो वाटर आपने रखा था आइस ट्रे के अंदर, वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर? बिल्कुल हो जाएगा, फ्रीजर के अंदर रखोगे तो ये क्या था? ये रिवर्सेबल चेंज था। रिवर्स हो रहा है चेंज या नहीं हो रहा? पहले आइस थी वो पानी के अंदर बदली, फिर वो पानी से दोबारा आइस के अंदर बदल गई। तो ये जो स्टेट थी उसकी चेंज हो रही है। पहले वो क्या थी? सॉलिड थी। आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। फिर वो वाटर के अंदर चेंज हुई। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। अब वो लिक्विड से फिर दोबारा किसके अंदर चेंज हो गई? सॉलिड के अंदर चेंज हो गई। तो सिंपली ये क्या था? ये पूरा रिवर्सेबल चेंज था। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको? मतलब पानी से बर्फ, और बर्फ से फिर दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गया वो। तो कुछ इसके अंदर नई चीज फॉर्म हुई? नहीं, वो तो पानी ही रहा। मतलब आइस पानी की ही तो रहेगी। अगर थोड़ी देर के लिए आइस अगर जम जाती है, बर्फ जम जाती है, तो वो आइस जो है वो पानी से ही तो बनी है, कोई और नई चीज तो फॉर्म नहीं हुई, बस सॉलिड हो गई है वो। और अगर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे तो वो पिघल कर क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। अब उस लिक्विड को ही आप हीट कर दोगे तो वो किसके अंदर बदल जाएगी? गैस के अंदर बदल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं हमें जो पता होनी चाहिए। कमिंग टू केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एक जो केमिकल चेंज है वो तो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर रोज ही हो रहा है। मतलब आप रोज ही उस केमिकल चेंज को देखते हो। वो है रस्ट, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या किसी भी चीज की रस्ट होना। तो रस्ट क्या होती है? आपने देखा होगा कोई भी लोहे वगैरह की चीज होती है हमारे घर के अंदर आयरन की बनी हुई, उसके ऊपर एक रस्ट, ब्राउनिश टाइप की चीज डिपॉजिट हो जाती है। आप फोटोज के अंदर भी देख सकते हैं, मेंशन करा गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक रस्ट डिपॉजिट हो जाती है। ये देखिए कितना क्लियरली मेंशन करा गया है एनसीईआरटी में, और दिखाया गया है कि कैसे एक ब्राउनिश टाइप की चीज इसके ऊपर क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है। तो ये जो ब्राउनिश टाइप की चीज है इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? ये रस्ट कैसे फॉर्म हो रही है सर? और ये रस्ट केमिकल चेंज के अंदर क्यों आ रही है? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है।
तो जो आयरन है वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन होने पर क्या फॉर्म हो जाता है? रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से ये जो आपको रस्ट दिखती है, ब्राउनिश कलर की चीज दिखती है आयरन के सामान पर, दिस इज रस्ट। और ये फॉर्म किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अ रिएक्शन, बिकॉज व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, तो क्या हो जाता है, ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और रस्ट फॉर्म हो जाती है। अब जो रस्ट है, एक चीज याद रखना, रस्ट आयरन नहीं है, रस्ट इज अ न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है, तभी तो ये केमिकल चेंज कहलाया है। रस्ट एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस है, आयरन वगैरह नहीं है वो। तो यहां से हमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाती है। यहां पर हमें और भी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं जहां पर एक टीचर की गाइडेंस की बात हो रही है। तो यहां पर हमें गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, clean its tip with sandpaper, bring the tip near a candle flame, it burns with a brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Does the ash looks like the magnesium ribbon? To change can be represented by the following equation. अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। तो देखिए किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। बड़ी क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम हमने एक सब्सटेंस लिया, उसके साथ हमने क्या ऐड करा, हमने ऑक्सीजन ऐड करा। तो यहाँ पर देखिए Mg+O, और जब इन दोनों ने रिएक्ट करा, ये देख रहे हो ये दोनों ऐड हुए हैं, तो इन्होंने रिएक्ट करा, तो ये एरो क्या बताता है कि रिएक्ट करने के बाद क्या चीज़ बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, MgO। तो इस तरीके से हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपको पता होगा A+B=AB, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट with a small amount of water. Stir the mixture aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus paper. अब ये जो राख है, इसको बर्न करने के बाद जो राख बचेगी, जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं, उसको मिक्स कर लेना है किसके साथ, थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, थोड़े से पानी के साथ। और इस मिक्सचर को बहुत देर तक मिक्स करने की कोशिश करनी है। अब ये जो मिक्स करोगे इसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर ऐश है और पानी है, इसे ही हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जो आपको समझनी हो। मतलब हमने ऐश डाल दी और पानी डाल दिया, उसको मिक्स कर लिया, घोल लिया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जो मिक्सचर है, मिक्स हो गया, क्या ऐश और पानी दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसको हमें चेक करना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। अब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर क्या चीज़ होती है हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी स्टार्ट करते हैं कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करने पे हमें क्या पता चलता है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो हमें इससे दो चीज़ें पता चलती हैं लिटमस पेपर से, कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिक है। तो ये चीज़ हमें लिटमस पेपर बता पाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ दूसरी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर अगर हमें लिटमस पेपर को यूज़ करके पता लगाना हो कि क्या चीज़ बेसिक है और क्या चीज़ एसिडिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो 10th क्लास के बच्चों को भी आप पीछे छोड़ देंगे, आई होप। तो यहाँ पर समझिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जिस कंसेप्ट के अंदर, वो ये है कि जो रेड लिटमस पेपर है, या एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जहाँ पर एक रेड लिटमस पेपर है और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। इस ग्रीन कलर के सोल्यूशन के अंदर हमें इस रेड लिटमस पेपर को डिप करना है। अगर हमने इस रेड लिटमस पेपर को ग्रीन सोल्यूशन के अंदर डिप करा और ये रेड लिटमस पेपर जहाँ तक ये डिप हो रखा है इस ग्रीन सोल्यूशन के अंदर, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू के अंदर, तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन बेसिक है। मतलब क्या, बेस से ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर के अंदर चेंज हो रहा है तो चीज़ क्या है, बेसिक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया हमें। अगर सर मान लो ये जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने इसको डिप करा है
और ये इसका कलर कोई चेंज होता ही नहीं है, ये रेड का रेड ही रहता है। बाहर भी रेड था और अंदर डाला तब भी रेड था। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल है। मतलब क्या? ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ एसिड थी, इसी वजह से तो कलर चेंज नहीं हुआ। अब इसको भी समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए हमने एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया है, स्ट्रिप ली है लिटमस पेपर की। इसको हमने फिर दोबारा डिप करा है एक और नए सॉल्यूशन के अंदर, ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही हमने डिप करा इसको, इसका कलर चेंज हो जाता है रेड के अंदर। ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसके अंदर बदल गया? इधर देख रहे हो आप, रेड कलर के अंदर बदला है। तो मतलब क्या है? ये चीज एसिड थी, इसी वजह से तो रेड कलर के अंदर चेंज हुआ। देखो, एसिड के लास्ट का जो डी है और जो रेड के लास्ट का डी है, इससे आप याद रख सकते हो कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर चेंज हो रहा है तो जिस भी चीज़ के अंदर आपने उस लिटमस पेपर को डाला है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर आपने उस लिटमस पेपर को डाला है, मतलब वो एसिडिक थी। अब आपने इस ब्लू लिटमस पेपर को दोबारा इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, किसी और सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो वो फिर एसिड ही आएगा। दूसरे सॉल्यूशन के अंदर डाला और वो क्या है? वो बेसिक है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो क्या होगा? क्या इसका कलर चेंज होगा? नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस का कलर तो ब्लू है और रेड का कलर तो, एसिड का कलर तो रेड है। अब ये जो रेड वाली स्ट्रिप है, मैं इसको उठा के यहां पर डाल दूं तो क्या कलर चेंज होगा? नहीं होगा कलर चेंज। देखो, ये जो मैंने रेड वाली स्ट्रिप है, इसको मैंने लिया, इस स्ट्रिप को मैंने उठा लिया और अब इस स्ट्रिप से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये वाला ब्लू वाला। ठीक है बच्चों, देखो, इस स्ट्रिप से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ब्लू वाला। ओके, अब ये स्ट्रिप को मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं पता लगाने के लिए कि एसिड है या बेस है। तो जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर इस स्ट्रिप को डाला तो कलर रेड का रेड ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज थी ये एसिडिक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, आई होप, कि अगर लिटमस पेपर का कलर रेड है और वो ब्लू के अंदर चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है? वो बेसिक है, बेस है वो, जिस भी चीज के अंदर आपने डाला है। और अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसको डाल रहे हो आप किसी भी चीज के अंदर और उसका रेड कलर हो रहा है, तो वो क्या चीज है? वो है हमारी एसिड। सिंपल, एसिड से रेड और बेस से ब्लू। तो अब सिंपली हमें लिटमस पेपर के बारे में यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। फिर दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने MgOH को ऐड करा वाटर के साथ। वाटर का क्या है? H2O है फॉर्मूला। तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो ये क्या चीज़ है? ये है एक नए तरीके का सब्सटेंस। और जब भी नए तरीके का सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उस वाले चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। अब देखो, आपने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा ही होगा, वैसे अभी तक बच्चों को याद हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको ये याद रखना पड़े। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आपने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा होगा अगर याद है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक नया टाइप का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, MgO है और यहाँ पर वाटर H2O है। इसको जब ऐड करा तब एक नए तरीके का ही सब्सटेंस बन गया, जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है? इस वाले चेंज को हमने बोल दिया है केमिकल चेंज। चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी और बताई गई है, एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विंट्रॉल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of a solution in a test tube or a small glass tube. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the same solution saved.
सेपरेटली। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आयरन नेल डालनी है या फिर एक आयरन ब्लेड डालना है और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज इन एनी वे, द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, द चेंजेस of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as. तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब आपने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करी है जैसे ये बताई गई है, तो यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा खास तो समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों थोड़ा सा हमें इसकी क्या करना है, हमें इसके जो रिएक्शन लिखे गए हैं इन्हीं के थ्रू थोड़ा सा इसको समझना है। ज़्यादा डिटेल में हमें अभी इतना इसको समझना भी नहीं है चैप्टर को, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम लोग क्लास 10th के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जो कि ब्लू कलर का है, और एक आयरन की कोई भी चीज़ ले ली है, या तो हमने ब्लेड ले लिया है या फिर नेल ले ली है। अब इन दोनों को जब हमने डाला है तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन के अंदर। मतलब क्या हो रहा है कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन रहा है जो किस कलर का है, जो है ग्रीन कलर का। और इसके साथ और क्या चीज मिल रही है हमें, इसके साथ मिल रहा है हमें कॉपर जो कि है ब्राउन कलर की डिपॉजिट। जब आप इस आयरन के ब्लेड को निकालेंगे या फिर आप नेल को निकालेंगे तो एक ब्राउन कलर की चीज आपको इनके ऊपर डिपॉजिट दिखेगी। ये क्या था हमारा, ये है हमारा कॉपर, ब्राउन कलर की चीज। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमें समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट। इसके बाद एक्टिविटी 6.8 बताई गई है जिसके अंदर हमें बताया गया है, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, you would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freely prepared lime water as shown in figure 6.5. What happened to the lime water? तो यहाँ पर फिर दोबारा हमें ये जो पूरी एक्टिविटी है इसको समझना है, किसके थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू समझना है। द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या कराया गया, हमने एक विनेगर लिया है, एसिटिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और जब इन दोनों को हमने मिक्स करा है तो क्या चीज़ फॉर्म हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, मतलब जो लाइम वाटर के अंदर हमने इसको डाला था पाइप को, ये जो गैस थी यहाँ से निकल रही थी, और जब इसको इसके अंदर डाला तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें बबल्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर फिर दोबारा इसने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3 प्लस वाटर H2O3। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही है, हमारी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, ये एक तरीके का केमिकल चेंज आ रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये। अब इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ मैं। आप मतलब सब बच्चों ने ये ट्राई करके देखा होगा और स्कूल में भी ट्राई करा होगा सबने। सबको पता होगा कि जो पोलो होती है, हम लोग खाते हैं पोलो, उसको जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दें तो सबने सुना होगा कि भैया क्या होता है कि वो खा लोगे ना तो पेट के अंदर वो फट जाएगी या कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट कर देती है वो। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का रिएक्शन शो करती है। जब भी हम लोग कोक के अंदर या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर उस पोलो को डालते हैं तो वो रिएक्शन शो कर देती है और एकदम से हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वो जंप टाइप कर रही है। तो ये जो चीज़ है इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर भी यही हो रहा है। जब हमने रिएक्शन कराया है तो इससे कुछ ऐसी गैसेस निकली हैं। जब ये गैस निकली है तो हमने एक पाइप इसके ऊपर लगा दिया और इस पाइप से इस गैस को कहाँ पर अटैच कराया, लाइम वाटर के अंदर, मतलब नींबू के पानी के अंदर। और जब इस गैस को वहाँ पर हम लोग लेकर गए और वहाँ पर छोड़ा है तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो किस तरीके का हो जाएगा ये वाटर रिएक्शन के बाद, मिल्की, मिल्क जैसा दिखने लग जाएगा, ये दूधिया कलर का हो जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता चल जाता है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच
इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं कब, चैप्टर 10 के अंदर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं अपने मुंह से, उसके बारे में समझेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तो एक्टिविटी 6.6 6.8 के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि जो भी चेंज हुए थे उनसे क्या हुआ था, एक नए टाइप का सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, मतलब एक नई तरीके की चीज़ बनी थी। तो इस वजह से इन सबको हमने केमिकल चेंज बोला था। तो यहाँ पर एशिस के साथ जब हमने करा था तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक नया टाइप का सब्सटेंस देखने को मिला। जब उन एशिस को हमने वाटर के अंदर मिक्स करा, वाटर के साथ मिक्स करा हमने, तो एक नए टाइप का सब्सटेंस बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहीं से हम लोग चलते हैं, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यहाँ पर आ जाती है हमारी इस चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है वो, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और समझ लेना है। ये वही डेफिनेशन है जिसके बारे में मैं अभी से बात करता आ रहा हूँ कि जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं दो चीज़ों का और एक नई तरीके की चीज़ बन जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग उसको बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज। समझ लो, ऐसे समझ लो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इसके अंदर आप लोगों को, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा टॉपिक। कभी भी घर में अगर आप लोगों ने दही जमाया होगा, दही जो हमारा बनता है, कर्ड जिसे बोलते हैं बेसिकली, तो उसको जमाने के लिए क्या होता है, कभी कभी घर पे उसको जमाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अपनी मम्मा से पूछना है, फिर मम्मी ने आपको हलवाई के पास भेजा होगा कि बेटा जाके थोड़ा सा खट्टा लिया या दही लिया हलवाई से, थोड़ा सा खट्टा लिया, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, और उसको फिर आपकी मम्मी क्या करती होंगी, दूध के अंदर मिक्स कर देती होंगी। मिक्स करने के बाद क्या होता है, जब वो मिक्स हो जाता है अच्छे से तो उसको रात भर के लिए रख देते हैं, और जब सुबह सुबह उठ के आप देखोगे तो क्या आपको फॉर्म हुई चीज़ मिल जाएगी, आपको फॉर्म हुआ एक कर्ड मिल जाएगा या दही मिल जाएगा आपको फॉर्म हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि दूध के साथ आपने उस छोटे से दही को डाला, छोटे अमाउंट में दही को डाला, उसको मिक्स करा, तो एक नए तरीके का सब्सटेंस ही फॉर्म हो गया। मतलब सुबह तक आप उठे तो कर्ड फॉर्म हो गया उससे, दूध से, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। इस वजह से ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज केमिकल रिएक्शन। याद रखना हमेशा के लिए, और बहुत ही आसान एग्जांपल है ये। आगे समझ लेते हैं हम, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, if a metal is to be extracted from one ore such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a change of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमें, देखो बेसिकली यहाँ पर आपको ये पूरे टॉपिक के अंदर यही समझाया गया है कि जो केमिकल चेंज है हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो केमिकल चेंजेस हैं आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आसपास आपकी लाइफ के कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम लोग कितना ज़्यादा फ़ायदा पा रहे हैं। जैसे आपकी मेडिसिन होगी, जो दवाइयाँ बनती हैं वो भी केमिकल चेंजेस की वजह से बनती है, केमिकल्स की बनी हुई होती हैं आपकी दवाइयाँ। और जो आपकी आयरन हो गया, जो आपकी चेयर्स के अंदर यूज़ होता है, डोर्स के अंदर यूज़ होता है, उसको भी धरती से निकालने के लिए, माइन करने के लिए हमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उसके साथ कुछ हमें और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब वो क्या और चीज़ें हैं, देखो, या तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी या लाइट प्रोड्यूस होगी, और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या होता है, या तो उससे हीट, या तो हमें उससे गर्मी निकलते हुए दिखेगी, रिएक्शन हो रहा है, मतलब ब्लास्ट ही हो गया भैया और आग लग गई पूरे में, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ उसका। या फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि उसने आसपास की जितनी भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और आसपास पूरा ठंडा एनवायरनमेंट होना स्टार्ट हो गया उस रिएक्शन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। या फिर साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिख जाएगी हमें, उस रिएक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब देखो, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ साउंड का एग्जांपल। आप जो दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, उससे आवाज़ आती है ना कितनी ज़ोर की, तो क्या हो रहा है, वो एक तरीके का रिएक्शन ही तो हो रहा है। आप बर्न कर रहे हो उसको, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं जो भी उसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं आपके बॉम्ब के अंदर, और वो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ में हमारी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद ही हम आ जाते हैं, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। और इसी के साथ केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो एक नई तरीके की स्मेल भी आ सकती है
और या फिर उसकी स्मेल चेंज भी हो सकती है। जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, जब नॉर्मली हम लोग पटाखे की स्मेल देखेंगे उसको फोड़ने से पहले तो वो कुछ ज़्यादा इतनी खास नहीं होती, लेकिन जब हम पटाखे को फोड़ते हैं तो बड़ी ही ज़ोर की उससे स्मोक आती है, लाइट आती है, आवाज़ आती है और उसकी स्मेल भी बड़ी अनप्लीजेंट सी होती है, गंदी सी स्मेल होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अ कलर चेंज में टेक प्लेस, मतलब कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। गैस में भी फॉर्म्ड और गैस भी बन सकती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये भी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। अब क्या होता है जब जैसे मैंने आपको अभी बताया बॉम्ब का एक एग्जांपल दिया, दिवाली पे पटाखे फोड़ने वाला, इस वाले केमिकल चेंज के अंदर गैसेस भी फॉर्म होती हैं, लेकिन गैस हम लोग देख नहीं सकते, इस वजह से हमें पता नहीं चलता। हम जो देख सकते हैं वो होती है स्मोक। तो चलो देख लेते हैं आगे का। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो केमिकल चेंज है, हमें पता चल गया। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होता है जब आप कोल को बर्न करते हो तो क्या बचता है, फिर राख बचती है। वुड को बर्न करते हो तो क्या बचती है, राख बचती है। राख क्या है, एक न्यू टाइप का सब्सटेंस है। ऐश क्या है, एक न्यू टाइप का सब्सटेंस है। लीव्स, पत्तियों को जब आप जला देते हो तो क्या बचता है, एक राख बचती है व्हाइट कलर की, दैट इज ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस। पेपर को बर्न करते हो आप लोग तो क्या बन जाती है, पेपर की राख बन जाती है, सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस एंड दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं हम लोग तो वो क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो ये है कि हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझ लेना है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। जैसा मैंने अभी आपको पूरा फायर वर्क का ही एग्जांपल दिया है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस। जब भी हम पटाखे फोड़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस, जिससे क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट भी हो जाता है। When food gets spoiled it produces a foul smell। कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो आपका खाना है या लंच है कभी ख़राब हो गया हो तो उससे बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है कोई ना कोई आपके खाने के अंदर, जिस वजह से वो ख़राब हो गया और उससे अब स्मेल आ रही है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The changes of color in these cases is due to the formation of new substance. Are not these changes chemical changes? तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है हमें कि आपने कभी एप्पल को हाफ कट करके रखा होगा थोड़ी देर के लिए बाहर एयर के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ब्राउन कलर का बन गया। तो ये चेंजेस क्या हैं, ये क्या केमिकल चेंज है या फिर नहीं है, यही पूछा गया हमसे इस क्वेश्चन के अंदर। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? मतलब हमने एसिड लिया और उसको बेस के साथ मिला दिया तो क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कोई भी, मतलब ना ही वो एसिड रहा ना ही वो बेस रहा। तो यही बताया गया हमें। अ प्रोटेक्टिव शील्ड यू मस्ट हैव हेard ऑफ ओजोन लेयर। तो ये जो ओजोन लेयर के बारे में भी हमें बताया गया, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब बेसिक जो टॉपिक है वो इसी के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने को मिला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. The process of rusting can be presented by the following equation. जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वेशन से ही हमें अब सारी चीज़ें समझनी है, और अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो समझ सकते हैं इक्वेशन से। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आयरन जो है, आयरन और ऑक्सीजन के साथ जब आयरन रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तो हम सबको ही पता है। और एयर के अंदर आपने देखा है कि वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, पानी के जो वेपर्स होते हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स पानी की प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर। तो ये दोनों मिलके रिएक्ट करती हैं जब आयरन के साथ। आयरन को साइंटिफिकली क्या लिखते हैं हम लोग, Fe लिखते हैं। तो जब आयरन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या हो जाती है, आयरन रस्ट होना चालू हो जाती है, और रस्ट होके वो क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर, वाटर वेपर वही जो एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इज एसेंशियल। इन
मतलब किस किस चीज़ की ज़रूरत है रस्टिंग होने के लिए आयरन की, ऑक्सीजन और वाटर के लिए। तो क्या रस्टिंग अच्छी चीज़ है या फिर गंदी चीज़ है, और क्या हमें रस्टिंग को स्टॉप करने की ज़रूरत है? देखो बिल्कुल रस्टिंग को हमें रोकने की बहुत ज़रूरत है। देखो रस्टिंग अगर होती रही तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आयरन बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। तभी तो हम लोग जो आयरन की चीज़ों पे रस्ट लग जाती है उन्हें फेंक देते हैं, या फिर वो ख़राब ही हो जाती हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे ही टूटने लग जाती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि आयरन को बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में भी यूज़ करा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करा जाता है आयरन को। तो अगर ये रस्टिंग होती रही तो उन ब्रिजेस का क्या होगा? वो ब्रिजेस तो ऐसे ही टूट के गिर जाएंगे। तो इस रस्टिंग को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं अपने घर पे भी, और किन किन तरीकों से गवर्नमेंट भी और साइंटिस्ट भी रोकने की कोशिश करते हैं रस्टिंग को। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन बोथ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी आयरन की चीज़ हो गई उसको ना ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने दो, ना ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आने दो। इन दोनों में से अगर तुम किसी एक चीज़ से भी बचा लेते हो, मान लो ऑक्सीजन नहीं लगने दे रहे आयरन की चीज़ में, तब भी वो रस्ट नहीं करेगी, और अगर वाटर नहीं आने दे रहे उसके आसपास आयरन की चीज़ के, तब भी वो रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई। वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। अब सिंपल वे क्या हो गया कि हम लोग इसके ऊपर क्या कर दें, जो भी हमारी आयरन की चीज़ है उसके ऊपर पेंट कर दें। मतलब आपने देखा होगा बेसिकली जो घर पे आयरन वगैरह के गेट होते हैं लोगों के, या विंडोज़ होती हैं, उनके ऊपर आपने पेंट करते हुए देखा होगा अपने पेरेंट्स को, या फिर कारपेंटर से पेंट करवाते हुए देखा होगा पेरेंट्स को। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे कि क्या ना हो, रस्टिंग ना हो। रस्टिंग अगर होती रही तो क्या हो जाएंगी, विंडो भी आपके घर की खराब हो जाएंगी, आपके गेट भी कमज़ोर हो जाएंगे, चोर वगैरह ऐसे ही तोड़ के आ जाएंगे गेट को, क्योंकि इतना ज़्यादा रस्टेड होगा गेट। तो इस वजह से एक जो सिंपल चीज़ है वो ये है कि आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या चीज़ बताई गई है हमें? इसके बाद हमें ये बताया गया है कि हम लोग उसकी ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो पेंटिंग वाला कोट है इसको रेगुलरली करना चाहिए हमें। ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया ज़िंदगी में और फिर आप भूल ही गए, बिल्कुल आपको लगा कि भैया अब तो पेंट उतरेगा ही नहीं, अब तो भूल जाओ, अपने मस्ती करो, चाय पकौड़े खा के सो जाओ। तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है उस पर कि रस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो आपको ध्यान देना है कि अब मैं कंटिन्यूसली इसको पेंट करता रहूं जिससे कि रस्टिंग ना हो इसके ऊपर, नहीं तो ख़राब हो जाएगी मेरी चीज़ आयरन की। तो अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो अब एक और जो तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नॉर्मल लोग इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ये है कि आप क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट कर दें। जैसा आप चॉकलेट खाते हैं, कभी भी चॉकलेट खाई होगी तो उसके ऊपर एक रैपर चढ़ा हुआ होता है, इसी तरीके से रैपर की तरह आयरन के ऊपर कोई भी एक ऐसा और सब्सटेंस डिपॉजिट करवा दें, या उसके ऊपर एक ऐसा ही सब्सटेंस लगा दें कि भैया उसके अंदर ना ही एयर आ पाए, ना ही ऑक्सीजन आ पाए और ना ही वाटर आ पाए। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये नॉर्मल लोगों के लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो इस वाले जो प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं कि अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर, ये जो एक लेयर लगा दी है, जो चॉकलेट की तरह रैप कर दिया है, चॉकलेट के बाहर जो रैपर होता है ना उसकी तरह रैप कर दिया है आयरन को। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेशन। इसको क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वलाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो हमारे घर पे आयरन के पाइप होते हैं, पाइप लगा रखे होते हैं अपने घर के अंदर पानी वगैरह के लिए, उनके ऊपर इस टाइप की कोटिंग पहले से ही होकर आती है, कंपनी वाले करके देते हैं कि भैया रस्टिंग ना हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर ऑन द पार्ट above water also water drops keeps clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salts water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that the fraction of ship's iron has to be replaced every year. कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड। देखो भैया क्या बात सिंपल बोली जा रही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, आयरन की बनी हुई होती हैं। अब शिप्स का काम है पानी के अंदर रहना, तो उनको तो पानी से नहीं बचा सकते, और
एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से भी नहीं बचा सकते। कितनी भी पेंटिंग कर लें उनके ऊपर, कितनी भी कोटिंग कर लें, उससे उनके ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो डैमेज हो ही जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और इसकी वजह से उनका बहुत सारा पार्ट जो है शिप का वो ख़राब हो जाता है और बदलना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पैसे का भी लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस मतलब कि पैसे का भी लॉस हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल. The shape of the crystal cannot be seen clearly, however, large crystal of pure substance can be formed from there. Solution. Thus, the process is called crystallization. It is an example of a physical change. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें ये पता है कि जो सॉल्ट होता है वो ऑब्टेन करा जा सकता है इवेपोरेशन की वजह से। मतलब क्या हुआ, एक जगह पर नदी थी या फिर एक जगह पर समुंदर था, समुंदर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो समुंदर के किनारे किनारे पे इतनी ज़्यादा धूप पड़ने लगी, इतनी ज़्यादा धूप पड़ने लगी कि पानी सारा इवेपोरेट हो गया। और जब पानी इवेपोरेट हो गया तो क्या बचा उस जगह पर, उस जगह पर बचा बहुत सारा सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट था, ये सॉल्ट क्या था, ये सॉल्ट हम लोगों को मिल तो गया, लेकिन ये जो सॉल्ट था ये प्योर नहीं था। और जो इसके क्रिस्टल थे वो बहुत छोटे छोटे थे। मतलब ना ही ये सॉल्ट प्योर फॉर्म के अंदर था और ना ही इसके क्रिस्टल भी बहुत छोटे थे। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैनॉट बी सीन क्लियरली, और इस वजह से जो इसके क्रिस्टल्स की शेप थी वो भी हमें क्लियरली दिख नहीं पा रही थी। लेकिन जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं वो हम रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके हम लोग रिएक्शन करवा कर क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा लार्ज क्रिस्टल बना सकते हैं। तो यही वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। इसकी पूरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्या है, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज कैसे है सर, छोटे छोटे जो क्रिस्टल थे उनको जोड़कर एक बड़ा सा क्रिस्टल बना दिया, यहाँ पर यही तो बताया गया है आपको। तो ये फिर आपका बताओ केमिकल चेंज कैसे हुआ, ये तो फिजिकल चेंज ही हुआ ना, कोई नया सब्सटेंस थोड़ा ना बना। छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जोड़कर एक बहुत बड़ा पीस बना दिया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें। टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है किस तरीके से क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर till no more powder can be dissolved, filter the solution, allow it to cool, do not disturb the solution. When it's cooling, look at the solution after some time, can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. यहाँ पर हमें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि क्या करना है, हमें पानी को गर्म कर लेना है, उसके अंदर क्या ऐड कर देना है, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है और उसको मिक्स करते रहना है। जब हम लोग उसे हीट कर लेंगे, हीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, तो हमें कुछ इस टाइप के, दिख रहा है आपको नीचे क्रिस्टल वाइट कलर का, इस टाइप के क्रिस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी सारी चीज़ें समझ ली। अब इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स थे, केमिकल चेंज हमें समझ में आया। केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइजेशन हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से हमें समझ में आया है कि फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, जनरली रिवर्सेबल होते हैं। जनरली मतलब कभी कभी हो जाते हैं भैया रिवर्स, ऐसा नहीं है कि सारे ही फिजिकल चेंज रिवर्स हो रहे हैं। मतलब सिंपल चीज, अगर मैंने आपको एक पेपर का पीस दे दिया और बोल दिया बेटा इस पेपर के पीस को फाड़ दिया है मैंने, अब आप बताओ इस पेपर के पीस को मैंने जो फाड़ा है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? आप क्या बोलोगे कि सर ये तो मेरे बिल्कुल भी समझ में आया ही नहीं, क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, दो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ये तो पेपर वैसा का वैसा ही है, तो केमिकल चेंज तो ये है नहीं। अब फिजिकल चेंज है सर, तो बुक में तो हमने ये पढ़ा था कि जनरली लिखा था उसके अंदर कि जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं। तो भैया जनरली वर्ड का मतलब ही ये होता है कि कभी कभी रिवर्सेबल होते हैं। अब जो पेपर को आपने फाड़ दिया वो दोबारा तो जोड़ सकते हो नहीं। तो ये वाला जो चेंज था ये क्या था, ये फिजिकल चेंज ही था, लेकिन ये रिवर्सेबल नहीं था। तो आपको ये भी चीज़ पर हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से लिखा गया है बार बार कि फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस चेंजेस, दीज चेंजेस
मे बी रिवर्सेबल, मतलब ये वाले चेंजेस शायद उल्टे पुल्टे करे जा सकते हैं। इसके बाद बात हो जाती है हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, हमें अच्छे से समझ में आया, गैल्वेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया, और रस्टिंग के बारे में तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहीं पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। दिल पे हाथ रख के बोलना अगर अच्छे से समझ में आया तो, कि भाई मन्नू के ज्ञान की जय हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हो मैं और बनाऊं। नहीं तो भाई क्या होगा बताओ इस चैनल का, अगर तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो, कमेंट नहीं करोगे तो। चलो ठीक है। और इसी के साथ एक होमवर्क देना चाहता हूं मैं, आप में से जितने भी बच्चे हैं फटाफट बताएं जितने भी बच्चे हैं, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके फटाफट आंसर बता दें ट्रू फॉल्स के कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे को पता चल जाना चाहिए कि किस किस बच्चे ने कितना कितना पढ़ा है और क्या क्या उसको इस चैप्टर से समझ में आया। फटाफट बता देंगे कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज है या नहीं है, फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स बाय।